इंडस सिविलाइजेशन आया कैसे, इसको खोजने वाले का नाम क्या है, ऐसे कैसे इसका इंडस सिविलाइजेशन ही नाम पड़ा, उसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, खोजकर्ताओं ने बहुत चीजें खोजी होंगी, इसमें ऐसा क्या प्रमाण मिले होंगे, ऐसा क्या प्रूफ मिला होगा जिससे इसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। तो दयाराम सारंगी, रखालदास बनर्जी जैसे बहुत से लोग थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आज के समय को देख लें और आज से 2500 साल या 5000 साल पहले का अगर समय देख लें तो वो स्थान ज्यादा विकसित था आज के कंपैरिजन में। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के आसपास लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे ना तो नाली की सुविधा होती है, पानी बहने का सुविधा होता है, प्रॉपर रोड नहीं होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसा था कि वहाँ पे प्रॉपर रोड थी, नालियाँ थी, पानी बहने का अपना एक सिस्टम था, कोई जादू टोना वाला सिस्टम नहीं था, एक नॉर्मल सा धर्म था, माँ बाप की पूजा करते थे, इधर उधर चक्कर में कभी नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता था कि आज के समय में उस समय चले जाओ तो वो वाला समय ज्यादा विकसित माना जाता है आज के समय के लिए। ठीक है, तो पूरा जानेंगे कि इंडस सिविलाइजेशन वास्तव में विकसित था तो उसके पीछे का कारण क्या है, वहां पे रूलर कौन कौन से थे, ये चीज हम सारा जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो बोला गया भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी है, उसको सिंधु घाटी की कहा गया। सिंधु एक नदी है, विशाल नदी है। ठीक है, आप इमेज देखो तो आपको समझ आएगा जरूर। ये पूरा रीजन है, आप समझो इस चीज को। देख, सिंधु नदी है, ठीक है, जो इधर तिब्बत से निकल कर आती है, ये जम्मू कश्मीर होती है, वो आगे सीधा सीधा अरब सागर में क्या करती है, वो फिर करती है तिब्बत से पहले। अब सिंधु नदी के आसपास के एरिया को उन्होंने क्या बोला कि सिंधु घाटी के आसपास रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? सिंधु घाटी के आसपास रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, सिंधु घाटी। बात समझ में? और इसके आसपास के विलेजों को जो लोग रह रहे थे सिंधु घाटी के बगल में, सिंधु एक नदी थी, इतनी बात समझ में आ गई। और पंजाब के सिर्फ 5 नदियां जो आने वाले भविष्य में तुमको पता चले, हालांकि अभी पता चल गया होगा तुमको, पंजाब से लगभग 5 नदियां हैं जो सिंधु घाटी में जाके मिलती है। रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, आज के लिए ऐसे 5 नदियां हैं जो जाके तुम्हारी कहाँ मिलती है, सिंधु में। तो सिंधु का प्रभाव और प्रचंड कर देता है और शायद यही कारण माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जाता है कि सिंधु घाटी में कहीं ना कहीं प्रलय आने की वजह से या बाढ़ अधिक आने की वजह से वहां पे क्या हो गया, वहां का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म। लेकिन खत्म होने से पहले पता तो होना चाहिए सभ्यता की स्टार्ट कैसे हुई, और इसको सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोली गई। तो आप लोग सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को, सिंधु घाटी के बगल में रहने वाले लोगों को हम लोग सिंध के नाम से जानते थे। इससे जानते थे, सिंध के नाम से जानते थे। और सिंध के आसपास रहने वाले लोगों को हम लोगों ने बोला कि भैया ये सिंधु सभ्यता के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? सिंधु सभ्यता के लोग। नाम तो चलो ठीक है भाई, नाम की वजह से आपकी आइडेंटिटी बन गई है, सिंधु वजह से सिंधु घाटी सभ्यता बन गई है। लेकिन इसकी मान्यता जो मिलेगी वो 1924 में मिलेगी। किससे मिलेगी? तो एक मास्टर है जो हमारे भारत के इतिहासकारों के जो हेड होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मास्टर 1924 में पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर लेंगे, प्रमाण रूप से आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके खोज करके हम प्रूफ देते हैं। लेकिन इससे पहले भी भारत में 2 इतिहासकार थे, दयाराम सारंगी और कौन थे, रखालदास बनर्जी, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 महानगर ढूंढे जो कि बड़े विकसित थे। और वहीं से पता चलता है कि वास्तव में जो समय वो था वो अब नहीं है। आज हम विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, आज से बहुत साल पहले हम विकसित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को देखा जाए तो पता चलता है सबके घर पक्के थे, सबके घर ईंटों से बने थे, सबके घर में खुद अन्न भंडार रखने की खुद की व्यवस्था थी, खुद के घर में लोगों के स्नानागार जिसको आज हम बनाने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर नहाने की व्यवस्था करते हैं, वैसे ऑलरेडी वहां पे था। तो ऐसी बेसिक फैसिलिटी जो थी वो सिंधु घाटी में पहले से ही थी, आज नहीं है। आज जाके घर में जाके देखो, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, लोग इतना ज्यादा विकसित नहीं है। उसको नगर शहरी बोलते थे, नगरी। आज नगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेवलप नहीं है, अभी हम डेवलपिंग है, उस समय हम डेवलप्ड थे। बस लगे हमारे पास इतना खाना था कि खाने के बाद हम उसको सेव भी करते थे ताकि हम कल खा सकें। इंडिया में आज ऐसे बहुत से प्लेस हैं जो अभी खाते थे, उनको ये नहीं पता कि बाद में क्या खाएं। तो वो ज्यादा विकसित था कि ये ज्यादा विकसित? वो ज्यादा विकसित था। भाई कोई इंसान खा कर ये सोच सके कल मुझे क्या खाना है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट और कहीं ना कहीं वो डेवलप्ड है। और यहाँ पे क्या है, 90% क्या है, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो खा तो लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता भैया आगे हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो कहीं हम डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। अभी तक समझ में आई थी? तो अब कुछ लिखित बात से देखते हैं जिसे मैं जानना चाहिए। देखो
सबसे पहली बात यह है कि भारत के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो थे, क्या थे? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में रखाल दास बनर्जी, किसने? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। बात समझ आ गया? चलो, यह सभ्यता लगभग कितने साल पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व की कहानी है, बहुत पुरानी है। और इसमें एक बात है, आप इस चीज को मान लो कि पूरा पूरा हमारा क्या है? एशिया है। क्या है हमारा पूरा पूरा? एशिया। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे मैं छोटा सा रीजन मानती हूँ, हमारा भारत है। क्या है हमारा? भारत के इस वाले रीजन को, मतलब तुम ध्यान से देखो तो भारत के देखो, सिंपल समझना, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा क्या है? तो भारत के पश्चिम एरिया, बात समझ रहे हो? जो कि पाकिस्तान सब पहले अपने अंदर ही था, बंटवारा हुआ नहीं था। जब ढूंढा गया था तो पाकिस्तान का बंटवारा 1957 के आसपास हुआ, लेकिन ये सिंधु घाटी के सभ्यता तो पाकिस्तान तक सीमित हुई। सिंधु नदी आज ज्यादातर कहाँ फैलती है? पाकिस्तान के क्षेत्र में। पहले पाकिस्तान जो है भारत के अंदर था, कैसा कहा जाता था? ये सिंधु घाटी में भारत से ऊपर जाती है, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से माना। बात सही रहेगा? बोलो, आगे बढ़े। तो कहाँ पे है? तो आप बोलो कि भारत के पश्चिम में। कहाँ पे है? लेकिन अगर एशिया के हिसाब से आप देखो कि पूरा पूरा रीजन जो है, इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? साउथ। तो साउथ इस मतलब होता है कि दक्षिण पूर्व में, एशिया के दक्षिण पूर्व में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से दिखती है। बात समझ आ गया? अगर भारत के हिसाब से पूछो तो पश्चिम इलाके में। कहाँ पे? पाकिस्तान हमारे कहाँ है? वेस्ट। कहाँ पे है? वेस्ट पश्चिम से। तो कहीं नहीं आप बोल सकते हो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के हिसाब से पश्चिम में है, लेकिन एशिया के हिसाब से कहाँ है? तो साउथ और ईस्ट में है। कहाँ पे है? साउथ और ईस्ट। मैं पता चल गया इसमें मार्क बोलो, हाँ ना? फिर अभी चीज सारा बताऊंगा। ये जो सारे तुमको दिख रहे हैं, धौलावीरा, बालाकोट, मोहनजोदड़ो को यहाँ खालदास बनर्जी ने खोजा था, मोहनजोदड़ो यहाँ पे। अब भारत की सीमा कहाँ से खत्म हो जाती है? आज के टाइम में यहाँ से। बात समझ रहे हो कि भारत की सीमा यहाँ से क्या होगी? इधर कौन आता है? पाकिस्तान। तो पहले जब पाकिस्तान में भारत में था, बात समझ रहे हो? तो मोहनजोदड़ो भारत का हिस्सा हुआ करता है। एक हड़प्पा, कहाँ पे हड़प्पा? अभी भी प्रेजेंट टाइम में देखो कि भी पाकिस्तान क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन पहले पाकिस्तान में था, भारत का हिस्सा माना जाता है। तो इस वाले पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत बड़ी सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली सभ्यता बोल सकते हो। और भारत की पहली सभ्यता ऐसी है जो काफी विकसित तो कहा जाता है, मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सबसे ज्यादा विकसित अपना सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब बताओ, मिस्र से और मेसोपोटामिया से क्षेत्र जो कि ऑलरेडी व्यापार में इतना तेज और आगे थे, उनसे ज्यादा हम विकसित है। इसका मतलब ये है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है और हम कितना ज्यादा विकसित थे। हमारे सभ्यता के आगे मिस्र कुछ नहीं था, उसमें इतने उन्नत थे। उन्नत मतलब होता है इतनी ज्यादा फैसिलिटी हमारे पास थी, जो हमें चाहिए तो सारा कुछ हमारे पास था। बस समझ आ गई? आगे बढ़े। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, देख रहे हो? भारत चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक क्या था? चीन आज आगे डेवलप हो गया है, लेकिन आज से बहुत साल पहले चीन हो गया, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब जो है ना, सबसे ज्यादा विकसित क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। मतलब ज्यादा ही डेवलप थे। अब ज्यादा डेवलप मतलब ये कि वहां के लोग रहने वालों को सारी बेसिक फैसिलिटी है जो कि इंसान को चाहिए, वो सारा कुछ उनके पास था। रहने को घर था और घर के आसपास रोडें जो थी, संकोड़ काटते हैं, संकोड़ जानते हैं? बोलो, जैसे मान लो कि आपका घर, समझ रहा है? और आपके घर से क्या निकल रहा है? ये रोड। बस फिर बदल से रोड निकल रही है ऐसे। बस समझ रहे हो? ये रोड आगे निकल गई, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है। बस समझ रहे हो? यहाँ पे भी घर है। तो ऐसे रोड जो कटते हैं तो संकोड़ रोड, ये चली गई एक रोड। ये वाला जो स्थान काटते हैं आज के टाइम पे चौराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस समय बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं, रोड भी छोटे मोटे नहीं, काफी चौड़े हुआ करते थे, तो ताकि व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो। तो काफी विकसित। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब उनका काम ही होता है कि कुछ पुरानी चीजों को ढूंढना, प्राचीन चीजों को क्या करना, ढूंढना, उनको पुरातत्व विभाग बोला जाता है।
किए गए सिंधु घाटी सल्तनत उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और क्या मिले, मोहनजोदड़ो। जब इन्होंने 1920 में विभाग ने जब जाके पता किया खोजा होता तो उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सबसे विख्यात नगर मिले। क्या मिले? कब मिले? 1920 में खोजा गया लेकिन मिले तब 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला, 1922 में खानदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो। याद रहेगा। फिर बोला गया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे जनरल जॉन मार्शल ने 1934 में सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई सभ्यता की खोज की। उन्होंने तो सिर्फ प्लेस ढूंढे थे, इन्होंने तो पूरी सभ्यता ही ढूंढी कि भैया ये एक सभ्यता थी। सभ्यता मतलब होता है यहाँ पे लोग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, रहते थे, खाते थे, पीते थे, सारा एक व्यापार सिस्टम था, कृषि होती थी, खुद के अपने शिल्पकार थे, अपने खुद के धर्म थे। जैसे आज के टाइम में तुमको दिखता है ना साम्राज्य, वैसे वहां भी कोई एक साम्राज्य बना था। इसकी बात खोज किसने कर दी? जॉन मार्शल ने कहा 1924 में पूरी तरीके से खोज की। बस समझ आ रहा है? हाँ, जॉन मार्शल। तो कुछ चीजें उन्होंने खोजी थी, उसका नाम देखेंगे तो समझ आएगा आपको। जैसे देखो हड़प्पा की दयाराम साहनी ने कब खोज की थी? 1921। और हड़प्पा कहाँ है आपको पता चल गया? पाकिस्तान। आज के टाइम पे पाकिस्तान में है लेकिन उस टाइम में अपने भारत के अंदर ही था। ये हमारा हड़प्पा है। देखो ये हमारा क्या है? हड़प्पा है। ठीक है, तो हड़प्पा 1921 में खोजी गई थी। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा एक स्थान खोजा तो उस स्थान में ऐसी बहुत चीजें होंगी जो उनको मिली होंगी। तो ऐसी क्या चीजें जो उनको मिली है, क्वेश्चन तो पूछ सकता है आपसे, ऐसी क्या चीजें जो उनको मिली है तो आप आराम से बोल सकते हो। देखो उन्होंने जो खोजे है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर नहीं, बलुआ पत्थर मतलब मिट्टी की। एक मिट्टी वो होता है जो नॉर्मल हमारे आसपास दिख जाता है, एक मिट्टी वो होता है जो नदियों के द्वारा रहती है, बलुआ मिट्टी होता है। बाद में ऐसा काम करता है लेकिन प्योर का बालू होता है ना, मिट्टी होता है। तो उस मिट्टी के बने उनको क्या मिले? मूर्तियां मिली। किसकी मिली? इंसानों की मूर्तियां मिली। बात समझ आए? अन्नदान मतलब होता है कि जहाँ पे अन्न, जैसे आपने कोई कृषि की, आपके पास अनाज है तो आपने खाया पिया लेकिन फिर बच गया, स्टोर करने के लिए आपका जगह नहीं तो आपने गोडाउन बोला। आज के टाइम पे गोडाउन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उस टाइम पे अन्नदान। तो उनके पास एकदम पर्याप्त खाना होता था तो उनको रखने की व्यवस्था भी बनानी पड़ती थी। अब बताओ जिस नगर में खाने के साथ साथ खाने को रखने की व्यवस्था मिल रही है, सोचो वहाँ भूखमरी कैसे आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। और आज के टाइम में तो वैसे बहुत सही है, भूखमरी वैसे ही पहले से पहले है ना, तो ज्यादा विकसित था। इस पूरे लेक्चर में यही समझ में आएगा कि वो समय ज्यादा बेटर था आज के समय के साथ, वो ज्यादा ठीक था। आगे बढ़े। बैलगाड़ी जानते ही हो, बैलगाड़ी गाँव वगैरह में देखा ही होगा, इसकी भी खोज इन्होंने ही कर दी। मोहनजोदड़ो जानते हो? मोहनजोदड़ो अभी दो चीजें समझना, ये तीन चीजें तो उनकी हैं जिन्होंने हड़प्पा में खोजी गई। और किसने खोजी थी? दयाराम साहनी। फिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में रखालदास बनर्जी ने। मृतकों का टीला मतलब क्या होता है? हमारे बड़े लोगों की बहुत से टीलाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज और, अभी मोहनजोदड़ो कहाँ है? अभी वो चीजें बता रहा हूँ जो उन्होंने खोजे, अभी बताऊंगा इसके अंदर की पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। समझ आ रहा है? देखो तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? आज के टाइम में भी पाकिस्तान में, लेकिन पहले कहाँ था ये? पहले कहाँ था? इंडिया में। और 1922 में किसने खोजा? रखालदास बनर्जी। तो इन्होंने जब मोहनजोदड़ो खोजा तो जाहिर बात है इसमें भी उन्होंने कुछ चीजें प्रूव पाई होंगी जिसको से कह सकते हैं हाँ यहाँ पे इंसान कभी रहते थे, तो यहाँ पे खुद की एक सभ्यता हुआ करती थी, यहाँ पे खुद का अपना एक घर हुआ करता था। ये सारी बातें आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो अभी मैप पे देख लिया कहाँ पे है ये। अब ये देखना है कि मोहनजोदड़ो उन्होंने क्या खोजा। तो इन्होंने बड़ी विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब ये होता है भाई स्विमिंग पूल, आज के टाइम में स्विमिंग पूल होता है ना, बहुत बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिला। जैसे आप ये पिक्चर देखो, सबसे पहला ये देखो कि पूरा एक स्नानागार का सिस्टम है। क्या है? बहुत बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में देखने को मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। बात समझ आ गई? और क्या देखने को मिला? अन्नदान। यहाँ पे भी अन्नदान मतलब अन्न को रखने की सही व्यवस्था क्रम में एक कमरे मिले। देखो मैं बताऊँ, जब इंसान रहते थे तो मान लो पास 4 कमरे, कितने हैं? एक में मान लो बेडरूम में कोई इंसान आ जा बैठा है, एक में खुद को रहने के लिए, बस समझ लो, एक में मान लो खाना पीना बनाने की कोई सुविधा होगी, तो एक में वो स्वयं खुद को अपने अन्न को रखने की व्यवस्था देते थे अपने घर के अंदर। तो घर भी ईंटों के बनते थे, मतलब पक्के मकान, कच्चे मकान होते नहीं थे। बात समझ लो। और ऊपर से खाने को रखने के लिए गोडाउन घर के अंदर ही फैसिलिटी देते थे। ऐसे आने वाले समय तुमको पता चलेगा कि खुद घर के अंदर ही स्नानागार हुआ।
ऐसे बहुत जगह पर तुमको कुएं देखने को नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसा नहीं, लोग खुद ही क्या करते हैं, अपने से स्नानागार घर के अंदर बना के उसका प्रयोग किया करते थे। बस समझ में, स्नानागार जाके ठीक आगे बढ़े। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी मतलब जानते हो, नाचते हुए किसी महिला की एक मूर्ति मिली, वो भी किस धातु की मिली? तो पता ही चला कि भैया ये काशयुगीन में था। काशयुगीन मतलब यहाँ पे धातु में मिलता थोड़ी सी प्रश्न में दिख गई थी, बात समझ रहे हो। लेकिन धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता था, धातु का प्रयोग मुद्रा के लिए नहीं करते, बस दिखता था कि धातु से बनी हुई चीजें दिखी, बात समझ रहे हो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज देखी गई कि वहां पे मैक्सिमम ये था कि बार्टर सिस्टम मतलब विनिमय प्रणाली। अभी विनिमय प्रणाली क्या होता है? जैसे सामान के बदले सामान लेना और देना, पैसे से मतलब आप एक चीज मेरे से लो और मुझे बोल दो जो मेरे को जरूरत है, तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। पशुपति महादेव की मुहर मतलब ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि पशुपति महादेव की मुहर का मतलब ये है, वहां पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसको ऐसा पता चला कि वो पशुपति नाग की पूजा करते हैं। और योगी मठ जानते हो, जैसे कि योगी अवस्था में मतलब ब्रह्मचर्य होते हैं, कपड़े पहन के, तो उस अवस्था में उनको मूर्तियां मेडिटेशन करते। तुमको ये लगा कि भैया योगी है तो बोले बाबा ये होंगे, तो उन्होंने पशुनाथ की जो पूजा करता तो उन्होंने नाम दिया कि भैया महादेव है। उन्होंने ये वहां के लोग भी महादेव की पूजा करते थे, तो वहां के लोग महादेव की पूजा तो करते ही थे, साथ में प्रजनन की माँ की भी पूजा करते थे। प्रजनन की माँ जो जन्म देती थी उसकी पूजा करते थे। सही बताओ तो उसकी पूजा करते जो उनको दिखता था, ऐसे लोगों के नहीं जिनको लोग दिखाया जाते। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं इस भगवान की पूजा करो आपका कष्ट दूर होगा, ये भगवान की पूजा करो कष्ट दूर होगा। कष्ट पूजा से नहीं दूर होता है, कष्ट अच्छे कर्म करने से दूर होता है। तो अच्छे कर्म करोगे तो पूजा भी सुनी जाएगी और तुम्हारा कष्ट भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। पढ़े लिखे हो, शिक्षित दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति, मान लो अगर पूछे दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति सबसे पहले कहाँ देखने मिली थी? मोहनजोदाड़ो ने किसने खोजी थी? रखालदास बनर्जी सन 1922 में। 21 में तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। कितना कंफ्यूजन है? ये सारे ऐसे कंटेंट है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, पूरा डिटेल में दिखाया है, ठीक है। इसको भी बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि वहां का धर्म कैसा था। वहां का धर्म वो लास्ट में उसको कवर करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हो वहां का धर्म कैसा था। तो आप बोलो, मैंने बोला ना वहां पे जो धर्म था 13 टोटल की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र था। महिला चित्र जानते हो, एक महिला का चित्र पाया गया। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ में उगते हुए पौधों को दर्शाया गया। उगते हुए पौधे को दर्शाया गया, इसका मतलब ये है कि एक माँ जो बच्चों को जन्म देती है तो कहीं ना कहीं उस प्रजनन की माँ को दर्शाया गया है कि माँ की कोख से जब उसके गर्भ से एक बच्चा जब प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं वो एक देवी का रूप है। क्या है वो? एक देवी का। तो प्रजनन की देवी जान रहे ना, जन्म देने वाली माँ की कहीं ना कहीं वहां पे मुख्यतः ज्यादातर पूजा की जाती है। वो वास्तव में सही भी है, किसी और को मानने से बढ़िया हम उन्हें माने जिन्होंने हमारे लिए कुछ त्याग किए हैं। माँ बाप उनको ज्यादा अच्छा तो ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो दूसरी बात, हड़प्पा पृथ्वी की उर्वरता की देवी को मानते थे। उर्वरता मतलब हड़प्पा के लोग जब रहते थे तो कृषि पे निर्भर होते थे, तो कृषि जब निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी धरती माँ को ही ज्यादा तक महत्व देंगे। रीजन क्यों? उनका खाना पीना रहना, उनकी पूरी सभ्यता उसी पे निर्भर थी। जैसे मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे। किसकी करते थे? नील नदी। क्यों? वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए नील नदी जो थी वो कृषि विभाग में काम आती थी, उनके मतलब यूज करने के उपयोग में भी आती थी, उनकी बेसिक नीडों को जो पूरा करती थी। तो नील नदी नाइल रिवर जो है उनको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है क्योंकि सारी जरूरतों को अधिकतर नदी के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वो अशोषित क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे एग्रीकल्चर करना कहीं कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तो उस नदी की पूजा करते हैं, उनका पूरा कृषि उसी पे निर्भर होता है। हमारी पूरी कृषि धरती पे निर्भर होती है ना, इंद्रदेव के बाद इस पे निर्भर होती है। बात समझ आ गया? ऐसा कहा गया कि हम उस समय धरती माँ की पूजा करते थे। किसी करते थे? प्रजनन की माँ के साथ साथ धरती माँ का करना अनिवार्य, खाना पीना सब कुछ हमें वही देती थी, मेहनत हम करते थे। हालांकि उसी प्रकार जिस प्रकार में से लोग इसकी पूजा करते थे वो ज्यादातर नील नदी पे निर्भर थे, इसकी पूजा करते थे। तो कहना भी चाहिए हम जिस पे निर्भर है उसका आत्मसम्मान तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 सुंदर चित्र पाए गए जो कि योगी मुद्रा में बैठे। मैंने बोला 3 ऐसे चित्र पाए गए योगी मुद्रा में बैठे, मतलब ध्यान लगाकर बैठे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस सभ्यता ऐसी थी जो एक धर्म का विचार ले रहे थे।
समझ लो। फिर ये बोला गया देवता के एक तरफ क्या था, कोई भी एक विषय बना था तो उसके एक तरफ क्या था, हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, एक तरफ हाथी बना था, एक तरफ क्या बना था, बाघ, एक तरफ क्या बना था, गैंडा, तथा उनके सिंहासन के पीछे कौन बना था, भैंसा। भैंसा जानते हैं, भैंसा बना था। उनके पैरों के पास दो हिरणों के क्या थे, चित्र थे। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुनाथ यानी महादेव की क्या थी, संज्ञा। मतलब जो चित्र भगवान बैठे थे उस भगवान को एक नाम दिया, उसको नाम दिया पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ किसको बोला जाता है, तो महादेव वहां भी थे, यहाँ भी है, वहां जगह है। ये तो बात होगी ना, बोलो। इम्पोर्टेंट ये है उस देवता के आगे पीछे कौन था, एक तरफ पीछे कौन था उसके, पांव के पास कितने हिरण थे, तो ऐसे भगवान को क्या नाम दिया गया, पशुपति यानी कि महादेव की संज्ञा दी। करेक्ट है, बोलो आगे बढ़े। चलो, उनके पत्रों पर लिंग तथा स्त्री अंगों के चित्र पाए गए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि स्त्री के मतलब जो पुरुष के जो कुछ अंग होते हैं वो चीज पत्थरों पे दर्शाए गए थे, वहां से भी हमको प्रारंभ मिले। जैसे कि आप वहां गए होंगे, एक जगह है यूपी में खुजराव, तो खुजराव में से मूर्तियां नहीं बनाई गई अंगों की, स्त्री पुरुष दोनों के अंगों को मिलाकर बनाई गई है। तो वैसे वहां पे भी ऐसे प्रकार के चित्र हमको देखने को मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। अब वृक्षों की पशुओं की पूजा क्यों किया करते थे, वृक्ष तो समझ में आया, चलो पेड़ पौधे अनाज हम उनसे खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें उसका पूजा करेंगे। पशुओं पे क्यों करते थे, हम उस पर भी निर्भर हुआ करते थे। मैंने बोला ना कि अखेटा के ऊपर टाइम था जब शिकार करके रखते थे, धीरे धीरे करके हम एक जन से कबीला, कबीला से जनपद से, ऐसे करके जब प्रभाव आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम शिकार करना क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो आसपास के जो जानवर होंगे उसमें कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, डिपेंड होना चालू कर देंगे। तो हमने बोला ना कि जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को ये पता चले कि हम इस पर निर्भर है, वो उसको मान्यता ज्यादा। ठीक है, तो बीच मध्य भारत में ऐसा होता है कि वहां पे ड्रामा चालू हो जाएंगे, जादू टोना चालू हो जाएगा, लोग दिखावे के पीछे भागने लग जाएंगे, तो सब चीजें बात बनेगी। अभी लोगों के पास ऐसा था कुछ नहीं। ठीक है, अभी आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था। दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबर वाला क्या था, अब एक क्या था, सींग वाला, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा देखा है, हाँ, राइनोसेरस देखा ही होगा ना। और ये क्या दिया है, कुबर वाला सांप, सांप को देखा ही होगा। तो ये तो जानवर ज्यादातर सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले हैं, और ऐसा पता चलता है इसका उपयोग वहां पे ज्यादा किया जाता होगा, या उसको वहां पे लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। क्या करते थे, ये चीज ज्यादा देखने को हमको मिले। लास्ट में आध्यात्मिक मात्रा में यहाँ पे क्या देखने को मिले, ताबीज मिले। मतलब यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे थे जो इधर उधर की बातों को ज्यादा मानते थे। कभी अंधविश्वास से यहाँ से भी अवशेष मिलता है, कभी यहीं से एक अंधविश्वास में लोगों को क्या हो जाता है, अधिक धर्म की ओर इच्छुक होकर कहीं न कहीं आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। और आत्मविश्वास ही एक अंधविश्वास की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अधिक आत्मविश्वास ही अंधविश्वास में हो जाता है। पता है जी, आगे बढ़े। तो अभी तक पूरा अच्छे समझ आया कि हमारा वहाँ का धर्म कैसा था, पूरा मूलभूत ये समझ आया कि वहाँ के लोग तो धार्मिक थे ही थे, माँ की पूजा करते, धरती माँ की पूजा करते थे, कुछ जानवरों के साथ साथ कुछ पक्षियों के, पेड़ पौधों के, वृक्षों की भी क्या करते थे वो लोग। तो जैसे हमारे यहाँ पे देखो ना, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष के नीचे लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये प्रथा कहाँ से आई है, हमारी प्रथा नहीं, तो सबकी बनाई हुई। ये बहुत आधुनिक प्रथा है, मतलब बहुत पहले की प्रचलित प्रथा है, जो सदियों से चला आ रहा है, आज सब क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। पसंद है वृक्षों की पूजा, तो आज भी नॉर्मली है, शहर में देख लो, गाँव में देख लो, लोग सुबह सुबह जाते हैं, पेड़ों को जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, बहुत से है। आगे बढ़े। सिंधु घाटी के आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ के क्षेत्रों को कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे अधिक मात्रा में अनाज को उगाया जाता है। लेकिन हड़प्पा में कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था न होने के वहाँ सिंचाई कराया जाता है, समझ रहे हो। फिर खुदाई समय हमें ये भी पता चला कि जानवरों की मदद से हम लोग क्या करते थे ना, खेत को जुताते थे। क्या करते थे, तो ये मतलब किसने खोजा, खोजा तो इतिहासकारों ने, लेकिन जब खुदाई किया तो पता चला कि वहाँ पे बैलों की मदद से, किसकी मदद से, अब सुनना है, कुबर वाला सांड वही था जो बैलों की मदद से खेत की जुताई करते थे। इसके भी प्रमाण हमको क्या हो गए, मिले। एक चीज और मिला, अधिक दूर होने की वजह से वहां पर सिंचाई के कोई प्रावधान नहीं थे, तो लोग स्वयं अपने हाथों से ले जाके पानी को वहां पे क्या करते, खेत में डालकर सिंचाई किया करते थे।
इसलिए प्रमाण हमको देखने को मिले। फिर जाते हैं कृषि वहां पर कैसे कैसे हो जाता है। हड़प्पा गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित था जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते। प्लान मतलब ये होता है कि ऐसे एरिया में थे जहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था थी, एक प्लेन सरफेस एरिया वाला था जहाँ पे किसी प्रकार किसी को करना संभव था और अधिक से अधिक अनाज को उपजाना भी क्या चीज था, संभव था। अभी तो सुना है तो आराम से काम हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे क्या क्या होते थे, गेहूं क्या होते थे, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था, लेकिन चावल की मात्रा वहाँ बहुत कम देखने को मिली। क्या देखने को मिली है, ऐसा बोला जाता हो सकता है ना के बराबर देखने को मिली हो। तो चावल जो है इनकी जो कहाँ है, गुजरात के कुछ स्थानों पे बाजरा उत्पादन संकेत भी मिले। कहाँ पे, गुजरात के कुछ क्षेत्र में, कहाँ पे, गुजरात के। लेकिन जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ होते हैं। मतलब एक तरीके से तो ना के प्रयोग इतना ज्यादा विकसित नहीं थे लोग। ये कह सकते हो कि चावल में इतना ज्यादा वहाँ पर खोज नहीं हुई और करते भी रहोगे तो हमको इसके ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। बाजरा ज्यादा किस एरिया में होता था, तो गुजरात। आज टाइम गुजरात समझ लो, मोदी जी वाला इलाका। ठीक है, आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी, बहुत जरूर याद रखिएगा कि वहां के लोगों ने सबसे पहले जो खेती की तो किसकी की थी, कपास। कृषि तो करते थे लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या करते थे, कपास। अब कपास के लिए मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की बहुत जरूरत होती है। अधिक मात्रा में ब्लैक सॉइल वहां पे है तो कपास की मात्रा हो सकती है। सिंधु घाटी के आसपास के जो रीजन हुआ करते थे कहीं ना कहीं वो हमारे क्या हुआ करते थे, काली मिट्टी के प्रभावित होते थे और उस एरिया में कपास करना थोड़ा सा ज्यादा सक्षम होता है। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता था। जैसे कि आप देखो यहाँ समझना, वास्तविक कृषि मतलब कृषि करने के अपने नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार वहाँ पे कृषि करना इतना ज्यादा संभव नहीं था। तो लोगों से जितना हो पाता बस उसी प्रकार से कृषि वहाँ पे करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। मूरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के क्या मिले, चित्र मिले। ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तथा पुरातत्व खुदाई से बैलों से चित्रों में क्या मिले, खेत मिले। जब खुदाई कर इतिहासकारों ने तो पता किया वहाँ बैलों की मदद से खेत की जुताई भी हुआ करती थी। अब बताओ ये सब सभ्यता को देखते हुए क्या हमारे लोग नहीं कर रहे थे? खोजा तो 1920 के बाद तक साक्ष्य मिले, उसके पहले तो कोई खोजा ही नहीं था। लेकिन इसके पहले क्या भारत में सिंचाई का काम, खुदाई का काम या जुताई का काम नहीं होते थे भारत में? तो एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। ऐसे बहुत से परंपरा है जो आज भी हम करते हैं लेकिन हमको कारण नहीं पता होता कि हम ये क्यों करते हैं और नहीं हमें कभी जानने की कोशिश की। किसी से जानने की कोशिश की तो उनको ये कहना है कि बड़ों ने जो कहा है वो बात सही है, हालांकि उनको भी नहीं पता, वो शुरू से मानते ही आ रहे हैं। हमारे बाबा के बाबा सब क्या करते हैं, दूसरों की बात को क्या करते आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं और बस ये परंपरा है, निर्धारित करते चले आ रहे हैं। वही चीज हम पे भी थोप देते हैं कि मालूम। ठीक है, आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क थे। अर्धशुष्क मतलब क्या होता है, देखो जहाँ पे मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, तो ऐसे भी एरिया देखने को मिले जहाँ पे सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी लेकिन हमारे पास नहीं होते थे। तो ऐसे एरिया में भी कृषि देखने को मिली जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, बात समझ लो, तो वहाँ पे पानी नहीं होते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के आसपास जितने भी क्षेत्र में विकसित हो जाएंगे, लेकिन हड़प्पा का कुछ एरिया ऐसा भी था जो काफी दूर था। जैसे अब जैसे मान लो ये नदी है, ये सिंधु घाटी का नदी है जो आपका ऐसा बह जाएगी, बात समझ आ रही है? फिर पूरा ऐसे ऐसे होकर निकल जाएगी, ये देखो रावी से नाम से नदी, समझ रहे हो? ये पूरा ऐसे आगे मिलेगा और फिर बोला क्या रहता सुनिएगा कि अरब सागर में तो मिल गया, तो इसके आसपास के रीजन में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन बेचारा किस रीजन को क्या मजा आएगा? कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जो एकदम मतलब दूर होते हैं, सिंचाई की मात्रा से एकदम दूर, तो उनको यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो भाई माना कि मिट्टियाँ बहुत अच्छी है लेकिन किसी हद तक हमें पानी की जरूरत पड़ती है खेती बाड़ी में। आसपास का रीजन तो अच्छा है, हम लोग देख लेंगे, लेकिन कुछ दूर होते हैं जो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो नहरों के अवशेष हड़प्पा स्थल सुदूरी अफगानिस्तान में पाए गए लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। अच्छा क्या लिखा है, नहर जाते हो, नहर जाते हैं, रोड के किनारे किनारे नहर बना दिए जाते हैं, नहर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस जमीन पर पानी पहुंचाया जा सके जहां पर पानी पहुंचने की कोई साधन नहीं। बस मतलब तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में सर्वप्रथम पहली बार तो नहरों के बारे में सोचा तो कराया भी था। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने भारत के कई राज्यों तक इसको मुहिम को आगे फैलाया था ताकि देखो गंगा नदी हर गांव के किनारे नहीं होती, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको नहरों के माध्यम से पहुंचाते हैं।
तो ये कहा गया पंजाब और सिंध में नहर देखने को तो नहीं मिले, लेकिन अफगानिस्तान के इलाके में हमको नहरों की थोड़ी सी प्रमाणता मिली। नहर समझते क्या प्रमाण था कि भैया सिंधु घाटी के पानी को अपने इलाके तक मोड़ना, तो कहीं एक छोटा सा प्रवाह देना ताकि पानी उधर बहेगा नहरों के माध्यम से, तो वहां के लोगों को खेती बाड़ी करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। गाँव का इसीलिए नहरों के माध्यम से क्या पहुंचाया जाता है, डैम में पानी अधिक भर जाने से डैम खोले जाते हैं तो नहरों तक में पानी आ जाते हैं, तो लोग उसी नहरों के माध्यम से अपने खेत में क्या ले लेते हैं, सिंचाई के माध्यम को प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हड़प्पा लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते। मैंने पहले बोला अकेटा की कोई शिकार करेंगे, धीरे धीरे शिकार भूल जाएंगे, तो धीरे धीरे करके वो जानवरों के साथ रहने लग जाएंगे और जानवरों का प्रयोग करेंगे, अपने जैसे अनाजों की भूसी निकलती है उनको खाने को देंगे, उनसे दूध वगैरह उनसे बहुत ऐसे काम लेंगे, जैसे देखो गैंडे से सांड से काम ले रहे हैं, बैल से काम ले रहे हैं, बैल से जुताई का काम ले रहे हैं ना, उसको पालेंगे, नहीं पालेंगे तो कृषि में उनका कैसे योगदान आगे बढ़ेगा, पॉसिबल नहीं। ठीक है, घोड़े के भी यहाँ पे क्या मिले, 60 सुनने मगर इतने ज्यादा नहीं मगर मिले, थोड़े बहुत मिले मगर मिले। कहाँ पे मिले, मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से। बस खाली मूर्तियों से पता चलता है कि उन्होंने आकृति बनाई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे घोड़े कभी हुआ करते। अब ऐसा थोड़ा घोड़ा बनकर बोलेगा हाँ मैं भी हुआ करता था तो मुझे भूल रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। इसका मतलब वहाँ पे हमको प्रमाण मिले मूर्तियों के द्वारा, इसके द्वारा मूर्ति के द्वारा। हड़प्पा संस्कृति किसी भी स्थिति में अस्केंद्रित नहीं था। अस्केंद्रित मतलब क्या होता है कि हड़प्पा को अगर तुम संस्कृति देखो कि हाँ भाई ये केंद्र है, यही से सारा कुछ होता है, तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता काफी बड़े पैमाने पर थी, एक छोटे मोटे पैमाने पर नहीं थे। अब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अब ये पूरा रीजन जितना तुमको दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा रीजन इतना देखो, ये अरब सागर छोड़ो, अभी दिख रहा है यहाँ से लेकर ये पूरा रीजन इतना बड़ा है, जो आपका वो क्या है, देखो हड़प्पा इतना बड़ा हड़प्पा था। हड़प्पा अगर आज के महीने में बोलो तो भारत में किसी नहीं करेगा, है ना, तो काफी बड़ा था और काफी विकसित था और बड़े पैमाने पर था। अब भारत के किस रीजन में था, गुजरात महाराष्ट्र, ये पूरा हमारा क्या है, ये रीजन इधर का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझ रहे हो, पूरा रीजन ऐसे बना के बना है। तो आज निता रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे तो कल हम बहुत चीजें पढ़ेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था, संस्थाएं, शिल्पकला और सिंधु घाटी का पता, ये चीजें पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है।